नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आपके लिए आज से ही रीट पात्रता और रीट मेंस की तैयारी मैंने शुरू करवा दी है। और सबसे पहले हम बेसिक तरीके से शुरू से ही और क्लास को स्टार्ट करेंगे। प्रत्येक चैप्टर को डीपली तरीके से पढ़ेंगे और वो भी नोट्सों के माध्यम से। देखना, ये नोट्स आपके लिए इतने अच्छे साबित होंगे। इन नोट्सों में मैंने राजस्थान अध्ययन की जो बुक चलती हैं छठी से लेकर के 10वीं तक की, उन सभी बुकों को भी शामिल किया है। साथ साथ राजस्थान अध्ययन की जो एकेडमिक बुक होती है उनको भी मैंने शामिल किया है। और प्रश्न एग्जामिनर ज़्यादातर इन्हीं बुकों से बनाता है, आप भी जानते हो इस चीज़ को। तो आपको अपने क्लास का टाइम टेबल देख लेना है और रेगुलर क्लास लेना है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। रीट प्री में और रीट मेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सिलेबस यही रहेगा और ना ही राजस्थान जीके में कोई बदलाव आएगा। याद रखना, ये लोगों ने अभी तक अफवाह बना रखी है कि राजस्थान जीके में बदलाव आया है, लेकिन कुछ नहीं आया है। 10-20 क्वेश्चंस करंट अफेयर के बने हैं बस, केवल वो आपको हम बता देंगे। तो आपको अब अपने निर्मल क्लासेस करौली इस यूट्यूब चैनल पर लगातार क्लास लेनी है। शेड्यूल आपके सामने टाइमिंग दिया गया है, इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप लोग क्लास को देख लिया करो, ठीक है। और क्लास लाइव नहीं होगी, ये आपको विशेषकर याद रखना है। चलेगा, अब देखिएगा, आज मैं सबसे पहले राजस्थान जीके को पढ़ा देता हूँ। पहली चीज़ तो यही है कि आपको राजस्थान जीके पूरा आना चाहिए। और मैं पात्रता की भी क्लास लूँगा और साथ ही साथ आपको बताऊँगा कि अपनी जो राजस्थान जीके है इसके बहुत सारे टॉपिक्स आपके राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के टॉपिक भी हैं, वो आपकी पात्रता में दिए गए हैं, ताकि वो भी इसी के साथ साथ हो जाए। और मेंस के अंदर लगभग 200 नंबर का राजस्थान जीके आता है साथियों, इस चीज़ को बिल्कुल भी मत भूलना। तो पात्रता के साथ साथ हम मेंस की भी तैयारी करेंगे तो बेटर रहेगा। अब चलेगा, ये हैंड रिटन नोट्स आपको ऐसे कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। अगर आपने इनको एक बार पढ़ लिया और इन नोट्सों को अच्छे से लिख करके तैयार कर लिया और इनको डाउनलोड कर लिया या कहीं से निकलवा लिया, मैं आपको फ्री प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आज हम बात करेंगे राजस्थान के परिचय की, कि भाई इसका राजस्थान जो नामकरण है कहाँ से लिया गया, इसकी उत्पत्ति वगैरह कहाँ से हुई थी, इसका शब्दार्थ क्या होगा, इन चीज़ों के बारे में पूरा विस्तार से हम अध्ययन करेंगे इस पूरी क्लास के अंदर। और ये क्लास जो हमारी होगी लगभग 30 से 35 मिनट की प्रतिदिन एक क्लास होती है, आप लोग रेगुलर उसको अटेंड कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप भी जानते हो समय तो आपको देना ही पड़ेगा और बिना समय के काम नहीं चलेगा। कम से कम 6 मंथ तो मुझे लग ही जाएंगे इस दोनों ही पेपर के सिलेबस को कराने में, तो थोड़ा आपको भी टाइम निकालना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले भूगोल शब्द की। तो भूगोल जो शब्द है ना साथियों, एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का घूर्णन करना। ये आपको याद रखना है, सामान्य सी बात है। उसके बाद आता है कि जो भूगोल शब्द है उसका सबसे पहले अगर उपयोग किया गया तो किसने किया था? एरेटोस्थनीज ने किया था। एरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का उपयोग किया था। और भूगोल को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया था? तो आपको याद रखना है, नाम पूछा जाए तो हेकेटियस ने किया था। एक ज्योग्राफी की जनरल सामान्य सी बात है। सबसे पहले धीरे धीरे हम राजस्थान के परिचय नामकरण के पीछे भी बढ़ेंगे, तो मैंने एकदम बिल्कुल विस्तार से और ज़ीरो से शुरू किया है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन किया था हेकेटियस ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भूगोल का वास्तविक जनक किसको कहते हैं, तो कौन है? हेकेटियस ही है। कौन है? हेकेटियस ही है, जिन्होंने भूगोल को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया था, बताया था, उसका अध्ययन किया था। इसीलिए इसको रियल फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है, यानी कि यही इसका वास्तविक जनक है। और अगर बात की जाए कि आधुनिक भूगोल का जनक कौन है, तो आपसे पूछा जाएगा, आंसर होगा आपका हमबोल्ट। कौन है? हमबोल्ट, अच्छे से याद रखना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि भाई अब राजस्थान के ऊपर आते हैं। हमने ज्योग्राफी की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, किस किस भाषा में राजस्थान की खोज कब की गई थी, किस किस ने इसका नामकरण किया था, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है कि ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? नाम आपको याद रखना है, ब्रह्मावर्त के नाम से।
ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। जिस व्यक्ति ने भी वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे निवेदन है आप लोग रेगुलर क्लास लेकर के वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। अगर रामायण की बात करें, प्रश्न नोट कीजिएगा, प्रश्न आ चुका है ये कि रामायण काल में वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या नाम दिया था? मरुकांतर नाम दिया था। ये प्रश्न आ चुका है, आपका ध्यान रखना, ये बीएसटीसी में पूछा गया था ये प्रश्न। तो जो कंपटीशन में प्रश्न आ चुके हैं उनको भी मैं टच करके पढ़ाता चलूँगा थ्योरी में, तो आपको विशेषकर याद रखना है। देखो, मरुकांतर नाम दिया था रामायण में वाल्मीकि के द्वारा। अब नामकरण की बात करते हैं कि राजस्थान के नामकरण किन किन व्यक्तियों ने क्या क्या नाम दिए थे। तो आपको 4 व्यक्तियों के नाम मुख्य रूप से याद रखना है। सबसे पहले है कि रामायण के अंदर राजस्थान को मरुकांतर कहते हैं और ये नाम दिया था वाल्मीकि ने। उसके बाद है राजपूताना नाम। अगर राजपूताना नाम की बात करें तो इस शब्द की उत्पत्ति या इसका नामकरण जॉर्ज थॉमस ने दिया था और ये 1800 ईस्वी के अंदर दिया था, याद रख लेना। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान जो शब्द है, ये खुद राजस्थान जो शब्द है ये किसने दिया था? ये दिया था साथियों आपके इतिहास के बाबा, आप सब जानते हैं राजस्थान इतिहास के जनक है कर्नल जेम्स टॉड। और कब दिया था? 1829 ईस्वी में दिया था। ये नाम याद रखना, कर्नल जेम्स टॉड घोड़े वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इनके बारे में हम आगे अब पढ़ेंगे। और साथ ही साथ बात करें राजस्थान के साथ साथ इस कर्नल जेम्स टॉड ने भी इसको अन्य नाम भी दिए थे, जैसे मरु प्रदेश, रायथान, राजपूताना, रजवाड़ा और मरुबार। ये इस प्रदेश के अन्य नाम भी हैं। इस सबको याद रखना है कि भाई मरु प्रदेश, रायथान, राजपूताना, रजवाड़ा और मरुबार, ये आपको जो नाम दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब राजस्थान के नाम हैं, याद रखेंगे। उसके बाद राजस्थानी शब्द की अगर हम बात करें, राजस्थानी नाम किसने दिया था? ये राजस्थानी नाम दिया था साथियों जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कब दिया था? 1912 ईस्वी के अंदर दिया था। एग्जाम में आ चुका है ये कि राजस्थानी शब्द का नामकरण किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इन जो खोजकर्ता थे राजस्थान के नामकरण के बारे में। हमने जिन भूगोलवेत्ताओं के नामकरण पढ़े हैं उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं जॉर्ज थॉमस साहब। जॉर्ज थॉमस की बात करें तो इन्होंने 1800 ईस्वी में राजपूताना नाम दिया था राजस्थान का, और ये एक आयरलैंड के निवासी थे। कौन थे? आयरलैंड के निवासी। जॉर्ज थॉमस जो थे दौलत राव सिंधिया के कमांडर थे और सबसे पहले राजस्थान में 1758 ईस्वी में उन्होंने शेखावाटी में प्रवेश किया था। राजस्थान में जब ये आए थे तो वो शेखावाटी क्षेत्र से होकर के उन्होंने राजस्थान में एंट्री ली थी, और वो समय कब का है? 1758 की बात है। बीकानेर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई थी। भाई पूछा जाए कि मृत्यु कहाँ पर हुई थी जॉर्ज थॉमस की, तो आंसर क्या होगा आपका? बीकानेर में हुई थी। जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से राजस्थान को 1800 ईस्वी में राजपूताना नाम दिया था, याद रख लेना, इसको बहुत बार बता चुका हूँ मैं इस चीज़ को। अब बात करते हैं हम विलियम फ्रैंकलिन। अब ये विलियम फ्रैंकलिन है कौन? आपको याद रखना है, ये जॉर्ज थॉमस का एक शिष्य था। कौन था? जॉर्ज थॉमस का शिष्य था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट बुक है इनकी, और याद रखना इसका नाम मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। क्या नाम है बुक का? मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और ये इनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है विलियम फ्रैंकलिन की। और इसका प्रकाशन किसने किया था? याद रखना, लॉर्ड वेलेजली ने किया था। लॉर्ड वेलेजली ने किया था, जो हमारे भारत के वायसराय थे ना, उन्होंने किया था उस समय पर। तो लॉर्ड वेलेजली आपको नाम याद रखना है। विलियम फ्रैंकलिन ने बताया कि इस पुस्तक में क्या लिखा उन्होंने लिखा था कि संभवतः जॉर्ज थॉमस ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान को 1800 ईस्वी में राजपूताना नाम दिया था। इन्होंने उसी शब्द की व्याख्या की है इस बुक के अंदर कि भाई राजपूताना जो शब्द है वो राजस्थान का राजपूताना नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने दिया था, और वो सबसे पहले दिया था। इसी बात की व्याख्या इस बुक के अंदर की गई है। बुक का नाम है मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आता है मुनोत नैणसी। मुनोत नैणसी जी के बारे में अब हम बात करते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी एक प्रसिद्ध ख्यात है, उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है नैणसीरी ख्यात। और इस नैणसीरी ख्यात पुस्तक में भी 1965 में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था। किसने? मुनोत नैणसी ने। राजस्थान के अबुल फजल के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखना। राजस्थान का अबुल फजल कौन है? कोई पूछा जाए कि राजस्थान का अबुल फजल कौन है, तो मुनोत नैणसी है। और इन्होंने ही अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नैणसीरी ख्यात के अंदर 1965 ईस्वी में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था। क्लियर? लाइक कर दीजिए सभी विद्यार्थी। उसके बाद में है वीरभान द्वारा लिखित राजरूपक पुस्तक।
अब कौन आते हैं, एक लेखक है हमारे बीरभान जी, और उनकी पुस्तक कौन सी है, राजरूपक। उस राजरूपक पुस्तक में भी 1731 ईस्वी में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है। नोट याद कर लो इसको आप लोग कि राजरूपक पुस्तक है, लेखक कौन है उसके, बीरभान जी, और उन्होंने इस पुस्तक में 1731 ईस्वी में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब आते हैं कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड की बात करते हैं तो राजस्थान के इतिहास के जनक या पितामह कहलाते हैं। आप सबको पता है कि वो घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, और उन्होंने घोड़े पर घूम घूम करके पूरे राजस्थान के राजा महाराजाओं का इतिहास लिखा था। वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से इतिहास लिखने वाले पहले ऐसे व्यक्ति थे कर्नल जेम्स टॉड, और उन्होंने ही राजस्थान शब्द नाम दिया था, वरना आज हम इस राजस्थान को राजस्थान के नाम से नहीं जानते, कुछ और ही प्राचीन नामों से जानते। ये राजस्थान शब्द किसकी देन है, कर्नल जेम्स टॉड की ही देन है। और कब दिया था, 1829 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टॉड के बारे में और बात करते हैं। सबसे पहले जब कर्नल जेम्स टॉड आए थे राजस्थान में, तो वो कहाँ पर आए थे, राजस्थान में सबसे पहले कहाँ पर आए थे, मांडलगढ़ के अंदर आए थे। और ये मांडलगढ़ स्थान है हमारा भीलवाड़ा के अंदर, वहाँ पर आकर के पहुँचे थे, सबसे पहले वहीं रुके थे। और वहाँ जब रुके थे तो उन्होंने अपना एक गुरु बनाया था जिसका नाम था जैन यति ज्ञानचंद। याद रखना इसका नाम, कोई पूछ ले कि भाई कर्नल जेम्स टॉड के गुरु का नाम क्या था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन यति ज्ञानचंद उनके गुरु का नाम था। कर्नल जेम्स टॉड के कहने पर ही 1818 ईस्वी में मेवाड़ के एक राजा थे जिसका नाम था भीम सिंह, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर ली थी। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ये कर्नल जेम्स टॉड 2 बार आ चुके हैं, 2 बार आ चुके हैं राजस्थान में। पहली बार तो मांडलगढ़ आए थे, दूसरी बार जब आए थे तो ये एक पॉलिटिकल एजेंट बनकर के आए थे 1818-17 के अंदर, 17-18 के अंदर। तो ये कब आए, जब थे तो पॉलिटिकल एजेंट के रूप में इन्होंने काम कर रहे थे। तो इन्होंने राजा भीम सिंह के कहने पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर ली थी, मित्रता कर ली थी। इनकी एक पुस्तक है, विशेष रूप से याद रखना, इनकी पुस्तक को बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया साथियों। इनकी पुस्तक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, और बहुत मोस्ट प्रश्न पूछा जा चुका है एसटीसी में 2-3 बार, रीट में भी पूछा गया है। ये प्रकाशन हुआ था 1829 में ही, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। और इसी का दूसरा नाम क्या है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। याद रखना, ये इनकी पुस्तक है, बहुत विशेषकर एग्जाम में पूछी जाती है। और इसी पुस्तक के अंदर उन्होंने राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द, ये 3 शब्दों का प्रयोग किया था राजस्थान के लिए। याद रखना है, यह पुस्तक जो है अंग्रेजी में लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, जो बुक है हमारी कर्नल जेम्स टॉड की, इन्होंने खुद ने तो इंग्लिश में लिखी थी, लेकिन इसका हिंदी जो अनुवाद किया था इस बुक का, वो किया था पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसका पूरा नाम बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग याद रख लेंगे, GH ओझा। क्या नाम है, GH ओझा, आप लोग याद रख लेंगे, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, तो इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया था इस पुस्तक का। और इनका निवास स्थान कहाँ पर है, ये सिरोही जिले के रोहिड़ा ग्राम के निवासी थे। कौन, GH ओझा साहब कहाँ के थे, सिरोही के, और गांव का नाम क्या था, रोहिड़ा गांव। देखो इतनी डीपली तरीके से मैंने लिखा है हर चीज़ को। 1835 में कर्नल जेम्स टॉड की मृत्यु हो गई थी। अब ये आपको याद रखना है, 1829 में मृत्यु हो गई कर्नल जेम्स टॉड की। तो उसके बाद में 1839 ईस्वी में जब दूसरी बार उनकी एक पुस्तक थी, उनकी एक दूसरी पुस्तक और थी जिसका नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, इंग्लिश में नाम है इसका। अगर हिंदी में बोलेंगे तो पश्चिमी भारत की यात्रा, और इंग्लिश में नाम क्या है, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इस पुस्तक का प्रकाशन जब किया गया था तो 1839 में किया गया था। किसने किया था, उनकी पत्नी थी। मरने के बाद में उनकी पत्नी, जिसका नाम था जुलिया कटरवर्क। कौन है, जुलिया कटरवर्क। और ये पूछ भी लिया है एग्जाम में कि कर्नल जेम्स टॉड की पत्नी का नाम क्या था। यह प्रकाशन उस पुस्तक का किसने किया था, उनके मरने के बाद। पश्चिमी भारत की यात्रा जो पुस्तक है उसका प्रकाशन किसने किया था, उनकी पत्नी जुलिया कटरवर्क ने किया था 1839 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टॉड की सेवाओं से प्रभावित होकर के एक मेवाड़ के शासक भीम सिंह जो हैं, जिन्होंने के माध्यम से उन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी, उन्हीं राजा ने प्रसन्न होकर के, जिसका नाम है भीम सिंह, नाम याद रखना, बहुत ज़्यादा योगदान रहा था भीम सिंह के साथ में उनका। तो भीम सिंह ने बोरासवाड़ा, एक जगह है अजमेर में, उस बोरासवाड़ा जो जगह अजमेर में है उसको कर्नल जेम्स टॉड के नाम से सम्मानित कर दिया गया था।
कि भाई अब इसको हम बोरसवाड़ा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, टौड़गढ़ कहेंगे। किसको, बोरसवाड़ा को। नाम परिवर्तित कर दिया और बोरसवाड़ा से क्या बना दिया, उसको टौड़गढ़ बना दिया। किसके नाम पर, कर्नल जेम्स टॉड के सम्मान के नाम पर। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आधुनिक परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो हमारे राजस्थान में 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। ये हम 1857 क्रांति जब पढ़ेंगे तो पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, एकीकरण पढ़ेंगे तो और विस्तार से पढ़ेंगे, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। स्वतंत्रता के बाद 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। क्लियर, और पहली बार इस राजस्थान शब्द का उल्लेख दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को गठित पूर्व राजस्थान में किया गया था। जब पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था, कब हुआ था, दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को। आपको पढ़ाएंगे एकीकरण जब सब समझ में आएगा। तो उस समय पर इस राजस्थान शब्द का उल्लेख भी किया था। नोट आपको याद रखना है कि कर्नल जेम्स टॉड द्वारा संबोधित जो शब्द है राजस्थान, दूसरी बार 9 सितंबर 1946 को अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के सम्मेलन में भी नेहरू जी ने किया था। नेहरू जी ने भी कर दिया था इसका नामकरण, ठीक है ना, 9 सितंबर 1946 को। कब की बात है, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की जब बैठक हुई थी उसमें। अब थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होने के लिए आपको 2 डेट याद रखनी है, एग्जाम में पूछी भी गई है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। शुरुआत कब से हुई थी, 30 मार्च 1949 से मनाना शुरू किया गया था। ठीक है, और 26 जनवरी को राजस्थान शब्द को मान्यता मिली थी। ये जो 26 जनवरी हमारी आती है, जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन इस राजस्थान शब्द को मान्यता प्राप्त हुई थी। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। इसलिए आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है तो 30 मार्च को, और राजस्थान का अगर स्थापना दिवस पूछा जाए, क्या नाम है, स्थापना दिवस, तो ये आपको याद रखना है एकीकरण वाली डेट 1 नवंबर आपका स्थापना दिवस हो जाएगा। आगे चलते हैं, और बहुत मोस्ट लाइन है, ये एग्जाम में पूछी भी गई है यहाँ से। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख जो मिला है, सबसे प्राचीनतम उल्लेख की बात करें तो वो मिला है साथियों खीमल माता के मंदिर में, और वो वहाँ पर एक शिलालेख लगा हुआ है, ठीक है ना। उस शिलालेख पर भी इस राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है। और ये मंदिर है हमारा वसंतगढ़ सिरोही के अंदर, वसंतगढ़ सिरोही में खीमल माता के मंदिर में एक प्राचीनतम शिलालेख मिला है। और उस पर क्या लिखा हुआ है, नाम आप तो ध्यान से पढ़ेंगे, उस पर लिखा हुआ है राजस्थानादित्य। क्या नाम लिखा है, राजस्थानादित्य। ये शब्द मिला है उस शिलालेख पर, कहाँ पर, राजस्थानादित्य शब्द मिला है इस खीमल माता मंदिर के शिलालेख पर। तो ये हमारा थोड़ा सा सामान्य परिचय हुआ था राजस्थान का, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को भी इसी लेक्चर में ख़त्म कर लेते हैं कि भाई राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किस किस तरीके से स्थापित की गई थी, आपको बता देते हैं। यह एक प्रशासनिक कार्य है। संभाग की बात करें, हमारे आपको पता है कि राजस्थान में वर्तमान में 33 जिले और 7 संभाग हैं। और संभागीय व्यवस्था से भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, कौन सा छोटा संभाग है, जनसंख्या के आधार पर कौन सा बड़ा है, छोटा है, क्षेत्रफल, ठीक है ना। और इस बहुत सी चीज़ों से, नदियों के संबंध में भी संभाग से प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। तो आपको डरना नहीं है, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा वो भी मैं आपको टेस्ट सीरीज जब चलाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। एक बार आप पूरा थ्योरी पढ़ लीजिएगा, फिर टेस्ट सीरीज पर हम बात कर लेंगे। संभाग क्या चीज़ होती है, आपको पढ़ना है कि संभाग एक प्रशासनिक इकाई है जो 2 या 2 से अधिक ज़िलों को मिलाकर के बनाई जाती है। सब समझ रहे हैं। संभाग जिला व राज्य सचिवालय के मध्य की कड़ी के रूप में होता है, और संभाग का प्रशासनिक प्रमुख संभागीय आयुक्त होता है। जैसे हमारे ज़िले के ऊपर जिला कलेक्टर होता है, वैसे ही संभाग के ऊपर एक संभागीय आयुक्त होता है। और ये संभागीय आयुक्त होता है वो एक प्रशासनिक IAS अधिकारी होता है, ठीक है ना, जो सीनियर बन जाता है बाद में चल के, तो वो संभागीय आयुक्त बन जाता है बाद में। और इस पद की अगर हम बात करते हैं, इस पद को सबसे पहले किसने बनाया था, तो आपको याद रखना है 1829 में विलियम बेंटिंग ने बनाया था। क्यों बनाया था कि कलेक्टर जो है, उन कलेक्टर के कार्यों पर निगरानी करने के लिए ज़िले के जितने भी कलेक्टर होते हैं उन कलेक्टरों के ऊपर, जैसे ज़िले में एक कलेक्टर होता है तो 5 जिलों को मिला करके एक संभाग बनाया। उस 5 जिलों के कलेक्टरों के ऊपर संभाग में एक संभागीय आयुक्त होता है,
और वो संभागीय आयुक्त उन 5 ही जिलों के कलेक्टरों के ऊपर क्या करेगा, निगरानी करेगा कार्य की। इस वजह से इस पद को बनाया गया था। यह जिला कलेक्टर व मुख्य सचिव के बीच कार्य करता है। भाई मुख्य सचिव कौन होता है, एक मुख्य सचिव जो होता है पूरे राज्य का एक होता है, राज्य का मुख्य सचिव एक होता है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको सचिव आएगा, सचिव के बीच में फिर क्या आएगा, आयुक्त आएगा, संभागीय आयुक्त आपको बताया जाएगा आगे, फिर नीचे क्या आएगा, जिला कलेक्टर। तो ये देखो मध्यम कड़ी का काम कर रही है, ठीक है ना, आयुक्त जो संभागीय है। क्लियर। अब उसके बाद में हम बात करते हैं इसके कार्य, संभागीय आयुक्त के कार्य क्या है। थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है फ़ोन, पसीने वगैरह से, गर्मी लग रही है इसलिए। संभागीय आयुक्त के कार्यों की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि यह जो होता है अधीनस्थ जिलों के प्रशासन कार्य पर नियंत्रण एवं उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने का काम करता है। कौन, संभाग। संभागीय आयुक्त या संभाग में जो संचालित योजना है उनकी मॉनिटरिंग करता है। कौन, संभाग, ये आयुक्त। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको हम बोलते हैं पीडीएस, ठीक है, पब्लिक डेवलपमेंट सिस्टम, इस पर भी नियंत्रण करता है संभागीय आयुक्त। भू राजस्व से संबंधित मामलों की जनसुनवाई करता है ये, और प्रशासनिक प्रक्रिया में बरती जाने वाली अनियमितताओं की जांच भी करता है। तो प्रशासनिक कार्य में कोई अगर त्रुटि हो रही है तो उस कार्य की भी जांच करता है संभागीय आयुक्त। ये कार्य है इसके। और फिर उसके बाद में बात करते हैं कि संभागीय आयुक्त को राजस्व, न्यायिक, प्रशासनिक और नियंत्रणकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं, ठीक है ना ये। उसके बाद में अब हम बात करते हैं राज्य प्रशासन के पद सोपान। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऊपर ही ऊपर राज्य का कौन होता है, राज्य स्तर पर एक मुख्य सचिव होता है, ठीक है ना, मुख्य सचिव है, पूरे राज्य के ऊपर एक होता है। उसके नीचे कौन होते हैं, संभागीय आयुक्त होते हैं। जो हमारे राजस्थान में 7 संभाग हैं तो उनके 7 ही संभागीय आयुक्त हैं। उसके बाद नीचे कड़ी में कौन आते हैं, जिला कलेक्टर आते हैं। और राजस्थान में 33 जिले हैं तो 33 ही जिला कलेक्टर बने हुए हैं। तो उन 33 जिला कलेक्टरों के ऊपर कितने हैं, 7 तो संभागीय आयुक्त हैं, और 7 संभागीय आयुक्तों के ऊपर एक मुख्य सचिव होता है। इस तरीके से संभागीय आयुक्त हमारा इन मुख्य सचिव और जिला कलेक्टरों के बीच में कड़ी का कार्य करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनने की हद से ज़्यादा संभावना होती है कि भाई इस संभागीय व्यवस्था को सबसे पहले किसने शुरू किया था, कब किया था, और बंद किसने किया था, फिर दोबारा किसने चालू किया था, और कौन कौन से सबसे पहले संभाग बने थे। अब इन चीज़ों के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं संभागीय व्यवस्था की, जो शुरुआत हुई थी साथियों राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था चौथे चरण में 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को राजस्थान का एकीकरण हुआ था। जो चौथा चरण है उसका नाम क्या था, बृहत चरण। याद रखना आपको, संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले वो बृहत राजस्थान के चौथे चरण में की गई थी, 30 मार्च 1949 को की गई थी। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, हमारे हीरालाल शास्त्री। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री थे। तो उस समय उन्होंने संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया था और सबसे पहले 5 ही संभाग बनाए थे। और आपको नाम याद रखना है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा, ये 5 संभाग निर्मित किए गए थे 30 मार्च 1949 को, जब पहली बार चौथे चरण में बृहत राजस्थान, जब नाम दिया था राजस्थान का चौथा चरण बना था, उस समय मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने 5 संभागों का एक साथ निर्माण किया था। समझ में आए ना? तो एक बार लाइक ज़रूर करना साथियों। और अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, और मैं आपके साथ पूरी तैयारी करवाऊंगा। देखो ये चीज़ें आपको छोटी दिख रही है भाई, डिजिटल पैनल पे भी दुनिया पढ़ाती है, लेकिन क्यों ना हमारे पास कोई डिजिटल पैनल की सुविधा ना हो, हम अच्छी कोचिंगों में पढ़ने के लायक नहीं हो, तो हम मिडिल क्लास से भी पढ़ करके हम जॉब लग सकते हैं, अपना लक्ष्य पा सकते हैं। अब व्यवस्था को चालू तो कर दिया हीरालाल जी ने, लेकिन अब इसको बंद कर दिया, पुनः बंद कर दिया था इसको अप्रैल 1962 में। किया किसने था, उस समय मुख्यमंत्री आए थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। आपने सुना होगा मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं एकमात्र जो 4 बार लगातार मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं और उनका सबसे लंबा कार्यकाल भी है। तो इन महोदय ने ही, जो मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं, अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। अब क्यों किया था बंद, इसका कारण सुनिएगा कि संभागीय आयुक्त के जो कार्य होते हैं, उनके अधिकार होते हैं,
राजस्व बोर्ड व जिला कलेक्टरों के कार्यों व संयुक्तियों का दोहराव होता है, इसलिए बंद किया था। अब सुन लीजिए कारण कि भाई जिला कलेक्टर के काम, ठीक है, और राजस्व बोर्ड के काम ये दोनों के समान हैं। तो इन राजस्व बोर्ड और जिला कलेक्टर के काम अब हम संभागीय आयुक्त भी इसी काम को करेगा, तो ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे के कॉपी कर रहे हैं। इस वजह से एक ही व्यक्ति को ये शक्ति दी जाए, इसलिए इन्होंने संभागीय आयुक्त का पद खत्म कर दिया। और इसी वजह से एक ऐसे युग की भावना उत्पन्न हो जाती थी उस स्थिति में कि भाई संघर्ष वगैरह हो सकता था कि भाई जिला कलेक्टर को भी वही शक्तियाँ प्रदान है और संभागीय आयुक्त को भी सेम शक्तियाँ प्रदान है, तो उन्होंने टकराव नहीं हो, एक ऐसे युग की स्थिति उत्पन्न ना हो। उस वजह से मोहनलाल जी ने इस संभागीय आयुक्त के पद को खत्म कर दिया था। फिर 1962 में जब संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी, 7 संभागों से संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी, लेकिन 4 जगह ऐसी थी राजस्थान में जहां पर संभागीय व्यवस्था को कभी भी बंद नहीं किया गया था। तो नोट कर लीजिएगा इन पॉइंटों को आप लोग, कौन कौन सी वो 4 जगह थी, सुनिएगा। एक तो जोधपुर में मरुस्थल विकास, जोधपुर में मरुस्थल का विकास करने के लिए पहला संभागीय आयुक्त। दूसरा है बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र, वहाँ का सचिव आयुक्त, ठीक है, संभागीय आयुक्त। और उदयपुर में जनजातीय आदिवासी विकास के लिए, और एक कोटा में कौन था, चंबल कमांड क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं के संभाग आयुक्त पद पर बने रहे थे। ये मात्र ऐसी 4 जगह थी जहां पर संभागीय आयुक्त के पद को खत्म नहीं किया गया था। यहाँ पर भी संभागीय बैठता था, ठीक है ना, यानी कि शक्तियाँ और छीन ली गई थी, लेकिन इन 4 क्षेत्रों के अंदर जो संभागीय आयुक्त काम करता है उनकी शक्तियों को यथावत रखा गया। जोधपुर में एक तो जिसका नाम है मरुस्थल विकास क्षेत्र, एक बीकानेर में है इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र, तीसरा है उदयपुर में जनजातीय आदिवासी विकास क्षेत्र, और चौथा है कोटा में अपना चंबल कमांड क्षेत्र। इन 4 क्षेत्रों के अंदर जो संभागीय आयुक्त काम करते थे उनके पद को यथावत बनाए रखा, उनकी शक्तियों को नष्ट नहीं किया गया। ये चारों ही आयुक्त भू राजस्व एवं अन्य कानूनों के क्रियान्वयन का कार्य ना करके केवल अपने क्षेत्र के लिए ही निरूपित योजनाओं का कार्य करते थे। इसी वजह से इन पदों को, चारों ही पदों को बनाए रखा था। समझ में आया? उसके बाद संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया था। पता नहीं क्यों किया गया था, अब सुनिएगा आप लोग। 26 जनवरी 1987 को डेट याद रखने हैं, कब शुरू की गई थी, कब बंद की गई थी, कब फिर दोबारा चालू की गई थी, तो ये अच्छे से याद रखना। पुनः प्रारंभ की गई थी 26 जनवरी 1987 को। मुख्यमंत्री कौन थे उस समय पर? हरिदेव जोशी थे। नोट कर लो इसको, ठीक है ना। 3 डेट हो गई। सबसे पहली चीज़ की शुरुआत करें तो हीरालाल शास्त्री, कौन थे? हीरालाल शास्त्री, याद रखना। कब की गई थी? 30 मार्च 1949। नोट याद रख लो इसको, 1949। उसके बाद बंद कर दी गई थी, किसने? सुखाड़िया जी ने। किसने बंद कर दी? सुखाड़िया जी ने बंद किया था। कब किया था ये भी आपको याद रखना है, अप्रैल 62 में। कब किया था? अप्रैल 62 में, 1962 में इसने बंद कर दिया था। उसके बाद फिर दोबारा चालू कर दी, आपको पता है, हरदेव जोशी ने। किसने की थी? हरदेव जोशी ने दोबारा चालू कर दी। कब की थी? 26 जनवरी को और 1987 में। तो ये 3 डेट आपको याद रखना है, प्रश्न कैसा भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। 1987 में अब क्या हुआ था, एक नया संभाग बना। 1987 में जैसे ही शुरुआत की गई थी, पहले 5 संभाग थे शुरुआत में, तो जैसे ही दोबारा शुरुआत हुई थी तो एक 6वां संभाग बना जिसका नाम है अजमेर। कौन सा है? अजमेर 6वां संभाग बनाया गया था, और जयपुर संभाग को तोड़कर बनाया था इसको। भाई जयपुर संभाग बड़ा ज़्यादा था, तो उसमें से अजमेर संभाग को अलग कर दिया। उसके बाद 6 हो गए। उसके बाद 7वां संभाग बना, और सबसे नवीनतम संभाग भी है वर्तमान में, जिसका नाम है भरतपुर। जिसका नाम क्या है? भरतपुर। अब देखो इस व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। राजस्थान जीके की अगर बात करें तो 19 जिलों को जहाँ पर बढ़ाया गया है, वर्तमान में 50 जिले राजस्थान में हैं, और संभाग की बात करें वर्तमान में 10 हैं। तो उस चीज़ को भी हमको पढ़ाया जाएगा आगे, हम बताऊंगा करंट अफेयर्स में पूरा राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को और भी लेटेस्ट तरीके से। लेकिन फिलहाल में जो वर्तमान में किताबों में चल रही है उस स्थिति के अनुसार है। अभी तक कोई चेंजमेंट नहीं किया गया राजस्थान जीके में। जब चेंज होगा असलियत रूप में, जब सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव भी होगा, तो उस समय पर हम आपको बताएंगे पूरा। जयपुर संभाग से कौन कौन से जिले अलग किए गए थे, आप इनको भी याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक तो जयपुर संभाग से भरतपुर को अलग किया गया था, एक धौलपुर को किया गया था। उसके बाद कोटा संभाग से 2 जिले अलग हुए थे,
एक तो हुआ था करौली, एक हुआ था सवाई माधोपुर, ठीक है ना। तो ये 2 संभाग थे ऐसे, एक तो जयपुर और एक कोटा। इन दोनों ही संभागों से 2-2 जिले लिए गए थे। भरतपुर धौलपुर लिया था जयपुर से, और कोटा से लिया था करौली और सवाई माधोपुर। इन 4 जिलों को मिलाकर के इस भरतपुर संभाग का निर्माण किया गया। इसीलिए आपको याद रखना है, अब प्रत्येक संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं उसके बारे में भी आपको चर्चा करनी है, ठीक है ना। तो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, पूरा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, और पूरा ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, मस्ती के साथ पढ़ेंगे, चलेगा। अब हम आपको ट्रिक भी बताएंगे किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है अजमेर संभाग। अब अजमेर संभाग के बारे में विस्तार से पढ़ लो, छोटा बड़ा सीमा अंतर्राष्ट्रीय वगैरह सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो 4 ज़िले आते हैं दोस्तों, इसमें 4 ज़िले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। और ट्रिक आपके पास में लिखी हुई है, अभी ना टोक, अभी ना टोक। तो अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, ये 4 ज़िले आते हैं अपने अजमेर संभाग के अंदर। और अब हम बात करते हैं अजमेर संभाग की स्थिति के बारे में। तो देखिएगा, अजमेर संभाग जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार की बात करें तो अजमेर जो संभाग है उसमें सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? नागौर। याद रखना, क्षेत्रफल हो चाहे जनसंख्या हो, इसमें सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? नागौर ही है। और सबसे छोटा जनसंख्या में और क्षेत्रफल दोनों में ही सबसे छोटा कौन है? टोंक है। तो दोनों को याद रखना है। उसके बाद अजमेर की बात करें तो अजमेर संभाग जो है अन्य 6 संभागों से सीमा बनाता है, 6 संभागों से सीमा बनाता है। तो ये आपको याद रखना है, ऐसा एकमात्र संभाग है जो सर्वाधिक, यानी कि सभी 6 बचे शेष संभाग हैं उनके साथ सीमा लगाता है। अजमेर संभाग जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा कभी नहीं बनाता, ये नोट कर लो आप लोग। अजमेर संभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा जरूर बनाता है। किसके साथ? मध्य प्रदेश राज्य के साथ। मध्य प्रदेश के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ में कभी भी या किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। क्लियर? अजमेर संभाग राजस्थान का एकमात्र मध्यवर्ती संभाग है। आपको पता है भाई, उसकी सीमा बाकी के 6 शेष संभागों से लगी हुई है, इसलिए अजमेर राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। और बात करें इसकी तो अजमेर की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो है ही नहीं, लेकिन सबसे छोटी या फिर कह सकते हैं न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा भी किसकी है? अजमेर संभाग की। सबसे छोटी सीमा किसकी है? अजमेर संभाग की है, अंतर्राज्यीय। अगर हम बात करते हैं, अजमेर संभाग को 2 भागों में बांटा गया था। अजमेर संभाग 2 भागों में बढ़ जाता है। अब इस नोट को आप लोग कर लीजिएगा अपने माइंड में फिक्स। यहाँ से प्रश्न पूछने की 100% संभावना रहती है। ऐसे प्रश्न पूछते हैं घुमा के कि भाई अजमेर संभाग को ऐसा कौन सा ज़िला है जो 2 भागों में बांट देता है। तो नोट याद कर लीजिए, एक तो जोधपुर संभाग का पाली और एक उदयपुर संभाग का राजसमंद जिला। ये ऐसे 2 ज़िले हैं जो अपने अजमेर संभाग को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। कौन सा? एक तो पाली जिला है, किसका है ये? जोधपुर संभाग का। और एक राजसमंद जिला है, ये किसका है? उदयपुर संभाग का। ये 2 ज़िले पाली और राजसमंद अजमेर संभाग को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अजमेर संभाग में 3 प्रकार की नदियाँ बहती है। नदियों से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में संभाग को लेकर पूछा गया है कि भाई यहाँ पर कितनी प्रकार की या कौन से प्रकार का प्रवाह इस संभाग में होता है या इस क्षेत्र में होता है। तो आपको याद रखना है, अजमेर संभाग में 3 प्रकार का प्रवाह तंत्र है, तीनों ही प्रकार का। राजस्थान में भी 3 प्रकार का है। तो एकमात्र ऐसा ज़िला है अजमेर जिसमें राजस्थान की जितने भी प्रवाह तंत्र हैं 3 प्रकार के हैं, तो वो तीनों ही प्रकार के अजमेर में बहते हैं। एक तो है अरब सागरीय प्रवाह तंत्र, एक है बंगाल खाड़ी प्रवाह तंत्र और तीसरा है आंतरिक प्रवाह तंत्र। ये तीनों ही अजमेर में बहते हैं। तीनों ही प्रकार के प्रवाह तंत्र अजमेर में पाए जाते हैं। बड़ी गनीमत की बात है, बड़ी अच्छी बात है ये। उसके बाद है अपना अगला जोधपुर संभाग। देखो टाइम तो आपको पता है, टाइम तो लगेगा। अब मैं किसी चीज़ को इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ, इतनी गहराई से, तो कोई प्रश्न बाहर जाने की संभावना ही नहीं उठती। खास तौर से बस हमें प्रश्न करने का तरीका नहीं आता है। जोधपुर संभाग के बारे में चर्चा करते हैं। तो जोधपुर संभाग के अंदर साथियों आपके 6 ज़िले आते हैं और ट्रिक आपको दिखाई दे गई है, ट्रिपल जे बासपा। और इस जोधपुर को साथियों मारवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आपने सुना हो, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो इसको मारवाड़ क्षेत्र बोलते थे। इसमें 6 ज़िले आते हैं। 6 ज़िलों की ट्रिक आपको बता दी है, कौन कौन से हैं नाम याद रखना। जैसलमेर है पहला, दूसरा जालौर, तीसरा जोधपुर, चौथा बाड़मेर, 5वां सिरोही और 6वां आपका पाली। क्लियर?
अब हम बात करते हैं प्रत्येक ज़िले की स्थिति को लेकर के। तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा ज़िला जोधपुर संभाग का कौन सा है? जैसलमेर है। और राजस्थान का भी अगर पूछा जाए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो भी कौन सा है? जैसलमेर है। क्लियर। और सबसे छोटा ज़िला अगर जोधपुर संभाग का पूछा जाए तो कौन सा है? सिरोही है। क्लियर। और अगर राजस्थान का सबसे छोटा पूछा जाए तो कौन सा है? धौलपुर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जोधपुर संभाग की अगर जनसंख्या के बारे में ज़िलों की स्थिति को ध्यान से देखा जाए तो सबसे बड़ा ज़िला जोधपुर का तो कौन है? जोधपुर ही है। जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा ज़िला है जोधपुर। और सबसे छोटा अगर जनसंख्या में पूछा जाए तो कौन सा है? जैसलमेर है। नोट कर लीजिएगा इसको कि ये सबसे छोटा ज़िला भी है जैसलमेर, किसका? जोधपुर संभाग का। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का जनसंख्या में सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, तो भी कौन सा आएगा? आपका जैसलमेर ही आएगा। क्लियर। नोट कर लो इसको। अब उसके बाद में है जोधपुर संभाग 3 संभागों के साथ में सीमा बनाता है। अब वो 3 संभाग कौन कौन से हैं, नाम याद रखना है। नक्शे को आप लोग एक एटलस का एक नक्शा ले आएंगे और उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। बीकानेर संभाग है, दूसरा अजमेर है और तीसरा उदयपुर। इन 3 संभागों के साथ में जोधपुर संभाग अपनी सीमा बनाता है। और याद रखना आपको नोट है कि यह संभाग जो है जोधपुर, वह अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। दोनों सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में। कौन कौन से ज़िले हैं इसके? 2 ज़िले हैं, आपको पता होना चाहिए नक्शे के अनुसार, जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर ऐसे जोधपुर संभाग के 2 ज़िले हैं मात्र। और नक्शे की स्थिति के आधार पर भी बात करें तो पूर्ण रूप से तो 2 ही ज़िले हैं, जैसलमेर और बाड़मेर, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। लेकिन अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की अगर सीमा की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो वो 2 ज़िले और बढ़ जाते हैं अपने, एक तो गंगानगर और एक बीकानेर। ये भी आपको याद रखना। आगे हम जिलों की स्थिति के बारे में बात करेंगे तो आपको पढ़ेंगे थोड़ा सा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं यहाँ पर। अंतर्राज्यीय सीमा आपकी गुजरात के साथ लगती है इसकी। अब थोड़ा सा प्रश्न यहाँ से भी बनने की संभावना पूछी जाती है ज़्यादातर, ध्यान दीजिए। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? अगर राजस्थान में पूछा जाए तो जोधपुर ही है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला संभाग जोधपुर है। न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग भी जोधपुर है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भी कहाँ पाया जाता है? जोधपुर संभाग के बारे में पाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? जोधपुर की ही लगती है। ये आपको चारों ही 5 पॉइंट आपको याद रखना है। मैं केवल अभी संभागों की स्थिति की बात कर रहा हूँ, जिलों की स्थिति आगे आएगी। अब तीसरा है अपना उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग की बात करें तो इसमें भी कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। और इसको हम मेवाड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसकी ट्रिक है, जब उदयपुर संभाग में 6 ज़िले कौन कौन से हैं? उदय व प्रताप रांची में डूबा। तो एक तो है अपना उदयपुर, उसके बाद प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये 6 ज़िलों को आपको अच्छे से याद रखना। अब हम बात करते हैं इसके ज़िलों के अंदर की स्थिति के बारे में। तो देखिएगा उदयपुर संभाग के क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम ज़िलों को बताएं तो सबसे बड़ा ज़िला आपका है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। और सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? डूंगरपुर। क्लियर। ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखना। अगर जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए कि उदयपुर संभाग में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा ज़िला है उदयपुर संभाग का उदयपुर ही है। और सबसे छोटा है आपका प्रतापगढ़, जो नवीनतम है, अभी नया बना ज़िला 2008 के अंदर सबसे नवीनतम है ये। उदयपुर संभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। ये पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगाता, ध्यान रखना। केवल और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, और वो भी 2 राज्यों के साथ बनाता है, एक तो मध्य प्रदेश और एक गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात 2 राज्यों के साथ में अपनी अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है उदयपुर। उदयपुर संभाग मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा लगाता है, याद रखना इस चीज़ को। 2 बार सीमा लगाता है कौन? उदयपुर। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। अब कैसे लगाता है वो आप सुनिएगा। उदयपुर संभाग को 2 भागों में अजमेर संभाग का भीलवाड़ा जिला विभाजित कर देता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि उदयपुर संभाग को अगर 2 भागों में कोई बांटता है जिला, वो कौन सा है?
भीलवाड़ा जिला है, एकमात्र ऐसा भीलवाड़ा जिला है जो उदयपुर संभाग को 2 टुकड़ों में बांट सकता है। और ये भीलवाड़ा किस जिले में, किस संभाग में आता है? अजमेर संभाग में आता है। अब हम बात करते हैं इसकी स्थिति के बारे में और थोड़ा सा, कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो संभाग है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर है। सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला संभाग भी कौन है? उदयपुर है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम वाला संभाग, अब ध्यान से देखना इसको, सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर संभाग से होता है। और अगर जिला पूछा जाए तो कहाँ से होगा? कोटा से होगा, भूलना नहीं है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर है। सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा भी किसकी लगती है? उदयपुर संभाग की लगती है। और उदयपुर संभाग से ही कर्क रेखा गुजरती है, क्योंकि आपको पता है नीचे डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीचों बीच से गुजरती है। याद रखना इस चीज़ को। इसलिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये दोनों ज़िले उदयपुर संभाग में आते हैं, इसलिए उदयपुर संभाग से ही कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर? उदयपुर संभाग की अगर हम नदी तंत्र की बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार का नदी तंत्र बहता है, एक तो अरब सागर वाला और दूसरा है अपना बंगाल खाड़ी का प्रवाह तंत्र। इसमें 2 प्रकार की नदियाँ बहती हैं, ठीक है ना। उदयपुर के अंदर, उदयपुर संभाग की बात करें तो एक तो अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियाँ और एक बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियाँ, ये दोनों प्रकार की नदियों का तंत्र उदयपुर संभाग में पाया जाता है। और उदयपुर संभाग 3 संभागों से सीमा लगाता है। कौन कौन से 3 है? एक तो जोधपुर है, एक अजमेर है और एक कोटा। ये 3 संभागों से अपनी सीमा लगाता है। मैं बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसके बाद अपना चौथा संभाग है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग की बात करें यहाँ पर तो इसमें 5 जिले आते हैं। और इस जयपुर संभाग को हम ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं, ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और 5 जिले कौन कौन से आते हैं इसको भी आप ट्रिक से याद रखना। ट्रिक है आपकी, अजय सीकर से 2 झुंझुने लाना। क्या है? अजय सीकर से 2 झुंझुने लाना या लाया। अजय, अब ध्यान रखना, ऐसे बन गया अलवर, जैसे बन गया जयपुर, सीकर तो है ही, और 2 से बन गया दौसा और झुंझुनू। ये 5 जिले आपके याद रखने हैं जयपुर संभाग के अंदर। जयपुर संभाग की अगर हम बात करते हैं तो संभाग का जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर मैंने एक ही साथ बता दिया है, क्योंकि दोनों ज़िले ही इसी कंडीशन में आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल में और जनसंख्या में, सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? जयपुर ही है। और सबसे छोटा कौन सा है? दौसा है। क्लियर? जयपुर संभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। जयपुर संभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। किसके साथ? हरियाणा राज्य के साथ। हरियाणा राज्य के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा तो बनाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ जयपुर संभाग कभी नहीं बनाता। सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर हमसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, तब भी आपका क्या आएगा? जयपुर। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग पूछा जाए तब भी क्या आएगा? जयपुर। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? जयपुर संभाग में पाई जाती हैं। नोट कर लो इस बात को कि सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? जयपुर संभाग में। जयपुर संभाग में भी 2 प्रकार की नदियों का तंत्र बहता है। पहला है एक तो बंगाल की खाड़ी वाला और दूसरा है आंतरिक प्रवाह की नदियों का तंत्र। ये 2 प्रकार की नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। जयपुर संभाग जो है 3 संभागों के साथ में अपनी सीमा बनाता है, और 3 संभाग आपको याद रखने हैं। एक तो बीकानेर है, एक अजमेर है और एक भरतपुर। बीकानेर, अजमेर और भरतपुर, इन 3 संभागों के साथ में ये जयपुर अपनी सीमा लगाता है। उसके बाद अपना है 5वां संभाग है बीकानेर संभाग। इसके अंदर 4 ज़िले आते हैं और 4 ज़िले आपको याद रखने हैं। बेग चूहा। क्या है? बेग चूहा। बी से बन गया बीकानेर, गे से बन गया गंगानगर, चू से बन गया चूरू और हा से बन गया हनुमानगढ़। तो 4 ज़िले याद रखने हैं, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये 4 ज़िले आपके बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और इसकी बात करें क्षेत्रफल के आधार पर, अगर बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा ज़िला है वो बीकानेर ही है, और सबसे छोटा ज़िला क्षेत्रफल में पूछा जाए तो गंगानगर है। अगर बात की जाए जनसंख्या के आधार पर तो सबसे बड़ा ज़िला क्षेत्रफल और जनसंख्या में बीकानेर ही है, लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा ज़िला चेंज हो गया। कौन बन गया? हनुमानगढ़ बन गया। क्लियर?
बीकानेर संभाग की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है, आपको पता है। और अंतर्राज्यीय सीमा दो राज्यों के साथ लगती है, एक तो पंजाब है और एक आपका हरियाणा। बीकानेर संभाग न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला एकमात्र ऐसा संभाग है, नोट करो इसको। बीकानेर जो है आपका न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला संभाग है, जबकि अधिकतम दशकीय वृद्धि किस में थी? जोधपुर संभाग में थी, पढ़ा होगा आपने ऊपर। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी बनती है? बीकानेर की। सर्वाधिक किसकी थी? जोधपुर की थी, मैंने अभी आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। बीकानेर संभाग में केवल एक ही प्रकार का तंत्र बहता है, केवल यहाँ पर आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ बहती हैं। कौन सी? केवल आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ ही बीकानेर जिले में बहती हैं, इसके अलावा कोई भी तंत्र यहाँ पर नहीं बहता है। बीकानेर संभाग के अंदर बात करें तो बीकानेर संभाग इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर के अंदर शुरुआत हुई थी इस वजह से। और ये 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है, और 3 याद रखने नाम, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। क्लियर? आगे चलते हैं कोटा संभाग। कोटा संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं, और बहुत अच्छी ट्रिक है, बाबू को झाला दे। बाबू को झाला दे। बाबू का मतलब हो गया 12 और बूंदी, और को का मतलब कोटा, और झाला का मतलब झालावाड़। तो कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, और ये 4 ज़िले आते हैं कोटा संभाग में, इसलिए इसको हम हाड़ौती क्षेत्र भी कहते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में 4 ही ज़िले आते हैं, इसके अलावा कोई भी 5वां ज़िला नहीं आता है। ये 4 ज़िले आपको अच्छे से याद रखना है हाड़ौती क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं कि भाई क्षेत्रफल के आधार पर इस कोटा संभाग का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो 12 है क्षेत्रफल के आधार पर, और सबसे छोटा जिला कोटा है, और सबसे बड़ा आपका 12 है, याद रखना क्षेत्रफल के आधार पर। अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में कोटा है, और सबसे छोटा जिला बूंदी है। कोटा अंतर्राष्ट्रीय, कोटा जो संभाग है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कभी नहीं बनाता, लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है किसके साथ? मध्य प्रदेश राज्य के साथ। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? कोटा ही है। जहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या है वो कहाँ पर है? कोटा संभाग में। कोटा संभाग से सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं, याद नोट कर लो इसको याद। भाई सबसे ज़्यादा नदियाँ किससे बहती हैं? कोटा संभाग से बहती हैं। केवल किससे बहती हैं? बहने की बात की जा रही है, लेकिन उद्गम कहाँ से होता था? उदयपुर संभाग से होता था। आपने पढ़ा होगा ऊपर, एक एक चीज़ को गौर करिएगा कि भाई सबसे ज़्यादा नदियों का उद्गम किस संभाग से होता है? उदयपुर से। लेकिन प्रभावित किस में होती हैं सबसे ज़्यादा नदियाँ? राजस्थान में कोटा संभाग के अंदर होती है। उसके बाद कोटा संभाग से केवल बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र प्रभावित होता है, केवल एक ही प्रकार का। क्लियर? कोटा संभाग 3 संभागों से सीमा लगाता है, एक तो अजमेर है, दूसरा उदयपुर है, और तीसरा भरतपुर है। क्लियर? उसके बाद अपना नवीनतम और सबसे लेटेस्ट भरतपुर संभाग, इसमें 4 ज़िले आते हैं। ट्रिक याद रखना है, बीएससी की कॉलेज धौलपुर में है। बी का मतलब भरतपुर, एस का मतलब सवाई माधोपुर, सी का मतलब करौली, और धौलपुर आपका चौथा जिला। तो इसको याद रखना है, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली, ये 4 ज़िले आपके आते हैं। और ये कहाँ कहाँ से तोड़ के बताए थे मैंने आपको अभी, ठीक है ना? ये भी आपको याद रखना। सवाई माधोपुर और करौली तो लिया था आपका कोटा से, और भरतपुर और धौलपुर लिया था आपका जयपुर से। तब जा करके आपका ये भरतपुर संभाग का निर्माण हुआ था। और कब हुआ था याद रखना है, ये 7वां और नवीनतम संभाग है वर्तमान में। स्थिति की बात करें तो ये 4 जून 2005 को बनाया गया था। 4 जून 2005 को बनाया गया था। भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम बात करें उनके ज़िलों की स्थिति की, तो सबसे बड़ा ज़िला है आपका क्षेत्रफल में करौली, और सबसे छोटा है धौलपुर। ये धौलपुर भरतपुर का सबसे छोटा जिला भी है क्षेत्रफल में, और ये राजस्थान का भी सबसे छोटा जिला है। भरतपुर संभाग से 2 प्रकार की नदियाँ बहती हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली, और दूसरी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ। भरतपुर संभाग 3 संभागों से सीमा बनाता है, एक तो जयपुर, एक अजमेर और एक कोटा। 3 याद रखना। अब कुछ विशेष पॉइंट आपको बता देते हैं। ये संभागों की स्थिति हो गई। अब बात करते हैं यहाँ से राजस्थान में अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। तब कब आया था याद रखना, मैंने आपको पहले ही डिक्लेयर किया, दोबारा से करा रहा हूँ। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया था,
और इस समय राजस्थान में कुल कितने ज़िले थे? 26 ज़िले थे। अब जिलों की स्थिति पर आते हैं। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। याद रखना, 1 नवंबर राजस्थान की स्थापना, राजस्थान स्थापना दिवस है तो 1 नवंबर को। अगर पूछा जाए राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को। और 30 मार्च को प्रत्येक वर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ये नोट कर लो आप। राजस्थान का स्थापना दिवस तो 1 नवंबर है, लेकिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। उस समय पर जयपुर राजधानी बनाई गई थी 30 मार्च 1949 को। राजस्थान में कुल 7 संभाग व 33 जिले हैं वर्तमान स्थिति के अनुसार। भरतपुर संभाग नवीनतम संभाग है, 4 जून 2005 को बनाया गया था। राजस्थान के उपरांत अब बात करते हैं तो भरतपुर से एक तो धौलपुर, जयपुर से दौसा अलग हुआ, उदयपुर से राजसमंद अलग हुआ, और गंगानगर से हनुमानगढ़, और सवाई माधोपुर से करौली और चित्तौड़गढ़, ये अलग हुए थे। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से अलग हुए थे भाई। जिले कैसे कैसे बनाए गए थे उसी तरीके से बनाए गए थे। भरतपुर से तो धौलपुर को अलग किया गया था, जिला बनाया था। जयपुर से दौसा बनाया गया था, उदयपुर से राजसमंद बनाया गया था, गंगानगर से हनुमानगढ़ बनाया गया था, और सवाई माधोपुर से करौली जिला बनाया गया था, और चित्तौड़गढ़ बनाया गया था। उदयपुर व बांसवाड़ा से अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उदयपुर व बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ जिले को परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर 26 जनवरी 2008 को 33वां व नवीनतम जिला बनाया गया था। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, और ये प्रश्न पूछा भी गया है। प्रतापगढ़ जिले को नवीनतम जिला जब बनाया गया था तो किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था? वो परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था। उस समय मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया थी। और किस किस जिले से अलग किया गया था? एक तो उदयपुर से और एक बांसवाड़ा से। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ से, जब राजस्थान का एकीकरण खत्म हुआ था उस समय पर राजस्थान में कुल 26 जिले थे। तो आपका जो 26वां जिला था 1 नवंबर 1956 को अजमेर था। उसके बाद के जो जिले बने गए उनकी स्थिति को आप देखिए, उनकी तारीखों को देख लीजिए कब कब बने थे। तो 27वां जो जिला बना था आपका 15 अप्रैल 1982 को बना था धौलपुर। 28वां जब जिला बनाया गया था वो 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया था 12। तो ये 3 जिलों की स्थिति याद रखें, 28, 29 और 30। ये 3 जिले ऐसे हैं, एक तो 12, एक दौसा और एक राजसमंद। इनको 10 अप्रैल 1991 को ही बनाया गया था। उसके बाद 31वां जिला है आपका हनुमानगढ़, और ये बनाया गया था 12 जुलाई 1994 को। 32वां जिला है आपका 19 जुलाई 1997 को करौली बनाया गया था। करौली कब बनाया गया था याद रखना, करौली बनाया गया था साथियों ये हमारा जिला 19 जुलाई 1997 को। और सबसे लास्ट में 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ बनाया गया था, याद रख लेना। अब हम और विस्तार से पढ़ते हैं और भी डीपली चलते हैं थोड़ा सा, कि भाई 1 नवंबर 1956 से राजस्थान में राज्यपाल के पद को लागू किया गया था। राज्यपाल के, देखो इन चीज़ों को हम और डीपली तरीके से एकीकरण में अच्छे बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा जब नामकरण संभाग व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। राजस्थान के ऐसे 2 जिले जिनकी सीमा केवल एक बार समाप्त होने पर पुनः शुरू हो जाती है। यहाँ से प्रश्न बहुत डीपली पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, कि राजस्थान के ऐसे 2 जिले जिनकी सीमा खत्म होने के बावजूद भी फिर शुरू होती है, वो एक तो अजमेर है और एक चित्तौड़गढ़ है। ये 2 जिलों को याद रखना। ये 2 जिले ऐसे हैं, एक बार की सीमा खत्म हो जाती है फिर दोबारा से और जो दोबारा जा कर के जुड़ जाती है, दोबारा शुरू कर देते हैं अपनी सीमा बनाना। तो अजमेर और एक चित्तौड़गढ़। अजमेर जिला मैंने आपको बताया था भाई 1 नवंबर 1956 को 26वां बनाया गया था। इसमें 4 तहसीलों को शामिल किया गया था। उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे मोहनलाल सुखाड़िया जी, ठीक है, जो सबसे अधिक समय तक कार्यकाल पर रहे थे। 17 वर्षों तक वो मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता भी कहा जाता है, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान का आधुनिक निर्माणकर्ता भी कहा जाता है। और अजमेर का आरजे नंबर अगर पूछा जाए तो 01 है। देखो कितनी भीतर तक घुसे हैं हम। और राजस्थान में अब तक कुल आरजे नंबर कितने हैं? 52। उसके बाद है धौलपुर। ये 27वां जिला बना था 15 अप्रैल 1982 को, और यह भरतपुर से अलग होकर के बनाया गया था धौलपुर को। उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे शिवचरण माथुर जी। और अगर पूछा जाए धौलपुर का आरजे नंबर कितना है? 11 है। उसके बाद है 12। ये 12 जिला है, ये 28वां जिला है। ये 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया था। उस समय पर मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे, और ये कोटा ज़िले से अलग होकर के बनाया गया था। उसके बाद दौसा जिला भी 29वां जिला है, और यह भी 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया था। मुख्यमंत्री भी वही थे, भैरव सिंह शेखावत जी।
और बात करें उस समय भैरव सिंह जो शेखावत जी थे वो राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, उस समय की बात की जाए। और राज्य का दूसरा गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? देखो पॉलिटिकल को भी मैं थोड़ा सा डीपली लेकर के चल रहा हूँ। वसुंधरा राजे थी। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? भैरव सिंह शेखावत। और वर्तमान में दूसरी कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। और तीन तीन बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन कौन है ये भी आपको याद रखना है। एक तो हरदेव जोशी, एक भैरव सिंह शेखावत और एक मोहनलाल सुखाड़िया जी, है ना। 3 बार शपथ ले चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब राजसमंद जिला आपका 30वां जिला है और यह भी 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया था। यह उदयपुर से अलग होकर के बनाया गया था। मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ही थे। हनुमानगढ़ जिला है 31वां और ये 12 जुलाई 1994 को बनाया गया था और इसको हनुमानगढ़ को गंगानगर जिले से अलग किया गया था। उस समय पर भी भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। क्लियर। आगे चलते हैं। करौली। करौली हमारा 32वां जिला है। 19 जुलाई 1997 को बनाया गया था और ये सवाई माधोपुर जिले से अलग किया गया था। उस समय पर भी भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। उसके बाद सबसे अंतिम जो जिला बना था वो नवीनतम प्रतापगढ़ बना था, 33वां जिला। 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था और इसे आदिवासी जिले का दर्जा दिया गया था। मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। थोड़ा सा अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, नवीनतम जानकारी इसलिए। प्रतापगढ़ की स्थापना महारावल प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम प्रतापगढ़ का व्यवस्थित जो इतिहास लिखा था वो लिखा था पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा था। ठीक है ना, याद रखना। प्रतापगढ़ का सर्वप्रथम व्यवस्थित इतिहास किसने लिखा था? पंडित GH ओझा के द्वारा लिखा गया था। इसका क्षेत्रफल पूछा जाए प्रतापगढ़ का तो 4117 वर्ग किलोमीटर है। प्रतापगढ़ ने अपना कार्य 1 अप्रैल 2008 से शुरू किया था। और बात करें यहाँ पे आगे कि प्रतापगढ़ जिला बनने के बाद उदयपुर 6 संभाग वाला संभाग बन गया। उदयपुर ज़िले जो संभाग था उसमें पहले 5 आते थे। जैसे ही प्रतापगढ़ बना तो ये 6वां जो जिला था प्रतापगढ़, ये उदयपुर संभाग में शिफ्ट कर दिया गया था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कंप्लीट। उसके बाद हम अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेकर पढ़ेंगे। बहुत मज़ेदार क्लास हैं, आप लोग इनको लेते रहिएगा और आनंद के साथ में पढ़ते रहिएगा। नोट्स भी आप लोग डाउनलोड करते रहिएगा खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और हमारा सपोर्ट करेगा, मन से पढ़ाई करेगा। आपके पास 1 साल है, 1 साल में आप आराम से प्री और मेंस दोनों को क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।